हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ये दो टर्म है। बिजनेस मतलब व्यवसाय और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक एक्टिविटी है जो अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें है ना। और पर्यावरण, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं तो वो पर्यावरण होता है। तो जब व्यवसाय करने का भी एक एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग है, उसके बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बताता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? व्यवसाय पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी आंतरिक बाह्य शक्तियों तत्वों तथा परिस्थितियों से है जो व्यवसाय के संचालन, निर्णय, प्रदर्शन एवं अस्तित्व को प्रभावित करती है। मतलब बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं वो उस बिजनेस को भी इफेक्ट करती है। मतलब व्यवसाय अकेले काम नहीं करता है, वो अपने चारों ओर जो भी मौजूदा परिस्थितियां हैं, शक्तियां हैं, उनके प्रभाव से चलता है। मतलब उनका इफेक्ट भी इस पे आता है। इंटरनली, एक्सटर्नली जितनी भी शक्तियां हैं उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे आता है। ठीक है। जो भी मतलब जो तत्व है, परिस्थितियां है, वो सब बिजनेस को इफेक्ट करती है। ठीक, यही उसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसकी फंक्शनिंग, कार्य प्रणाली, निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसका परफॉर्मेंस और सर्वाइवल, ये सबको प्रभावित करती है। तो ये जो कारक है, ये सब क्या करते हैं? इन संस्थान जो भी है, ये सब इन चीजों को, उस बिजनेस के फंक्शन को, डिसीजन मेकिंग को, परफॉर्मेंस को, सर्वाइवल को, सबको प्रभावित करती है। चलिए सबसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति है, मान लो राहुल नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक मोबाइल का शोरूम स्टार्ट किया। ठीक है, ये मोबाइल है और ये मोबाइल का शोरूम उसने स्टार्ट किया है। ठीक है। अब ये मोबाइल का शोरूम स्टार्ट करने में क्या है, उसको क्या क्या लगेगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग ही उसको, अगर मान लीजिए कि मोबाइल पे जीएसटी बढ़ा दिया है तो मोबाइल महंगे हो जाएंगे और बिक्री उसकी कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ। फिर यहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंस देखेंगे। अगर कस्टमर का जो मान लीजिए 5G मोबाइल पसंद करते हैं चलाना, तो क्या होगा? अगर राहुल की जो शॉप है उस पे जो पुराने मॉडल है उसको हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? उनकी जो ये एक्सटर्नल इफेक्ट है, वो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, ये एक्सटर्नल है। और ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रेफरेंस के कारण उसको उसके जो पुराने मॉडल है हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगा। अब इसके एम्प्लॉयज के ले लो। एम्प्लॉयज अगर है, वो अगर इफिशिएंटली काम करते हैं, उनकी इफिशियंसी अगर अच्छे तरीके से वो अपने उसके ग्राहकों से बात कर रहा है, इसके शोरूम पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो अच्छे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? बिक्री बढ़ेगी। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट है ना। तो क्योंकि उसके कर्मचारी जितना अच्छा क्षमता से काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ही उसका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मान लीजिए कंपटीशन। अब दूसरी कंपनियां भी है मोबाइल की, जो शोरूम वगैरह जो यही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या? कॉम्पिटिटर भी है उसके। तो अब जितने अच्छे से वो मतलब डील करेगा, डिस्काउंट देगा, बेहतर सर्विस देगा, तो वो उतने अच्छा अपना बिजनेस कर सकता है। तो ये इस तरीके के फैक्टर्स क्या है, इंटरनली एक्सटर्नली फैक्टर्स जो है बिजनेस के, वो यहाँ पर उसके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो सभी स्थिति और शक्तियां हैं। ऐसी सभी स्थिति और शक्तियां हैं जो कि क्या है? व्यवसाय को प्रभावित करती है। और जिसके अनुसार ही व्यवसाय क्या करेगा? अपने निर्णय, अपनी पॉलिसीज, अपने डिसीजन, जो भी ये फंक्शन है, वो सब लेगा, है ना। इसी के अकॉर्डिंग उसको सब अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी, निर्णय बदलना पड़ेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को एक अपॉर्चुनिटी और अवसर भी कहा जाता है और थ्रेट भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डेफिनेशन है कुछ। तो डेफिनेशन जो दी गई है ऑर्थर एम वीमर के अनुसार, व्यवसाय पर्यावरण वह वातावरण या परिस्थितियां हैं जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द क्लाइमेट और कंडीशन इन विच बिजनेस ऑपरेशंस टेक प्लेस। तो अब देखिए, इसको इन्वायरमेंट बोला है ना। ये जो ऑथर है, ऑर्थर एम वीमर, इन्होंने क्या इसको क्लाइमेट बोला है। तो क्लाइमेट में क्या है? जैसे क्लाइमेट, मौसम जितना अच्छा होगा,
है ना, इतना अनुकूल होगा, हमारा काम उतना आसानी से होगा। तो वैसे ही जैसे बारिश में हम हमारे कितने काम रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मौसम जितना अच्छा होगा, तो वैसे ही इसको बोला बिजनेस पर्यावरण का को भी क्लाइमेट की तरह समझा जा सकता है। अगर जितना अच्छा इन्वायरमेंट फेवर में होगा, मतलब स्थिर सरकार होगी, अच्छी बाजार स्थिति होगी, अच्छे कर्मचारी होंगे, तो उसका बिजनेस क्या है, सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्लाइमेट और कंडीशन से बताया गया है। फिर है नेक्स्ट जो ऑथर है, उन्होंने इसे कहा है कीथ डेविस है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट बिजनेस। तो व्यवसाय पर्यावरण सभी परिस्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का एक ग्रुप है, मतलब इकट्ठे होकर ये सब काम करते हैं, जो क्या करते हैं, व्यवसाय को घेरते हैं और प्रभावित करते हैं। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण को, व्यवसाय पर्यावरण को एक तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, परिस्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां मिलके काम कर रही है, घटनाएं काम कर रही है, प्रभाव, उन सबका एक ये ग्रुप है, एग्रीगेट है ना। इसमें क्या क्या आर्थिक स्थिति आ जाएगी, सामाजिक बदलाव, सरकारी नीतियां आ जाएगी, तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, इस टाइप के सारे जो इफेक्ट्स है वो सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ काम होगा। जैसे मान लो जब कोरोना आया था, तो एक महामारी थी, एक घटना है, जिसके कारण क्या हुआ, लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन व्यापार बढ़ा ले और कई व्यवसाय बंद हो गए। तो यहाँ क्या दिखता है, ये बाहरी घटनाएं जो व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर रही है। मतलब एक के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई, ऑनलाइन व्यापार के लिए ऑनलाइन मतलब जो है ये अपॉर्चुनिटी हो गई, और जो बंद हुए व्यवसाय उनके लिए थ्रेट हो गए, खत्म हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट जो है विलियम एफ ग्लूक। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो व्यवसाय पर्यावरण में वे बाहरी तत्व शामिल होते हैं जो व्यवसाय के लिए अवसर या खतरा उत्पन्न करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही है कि एक जो बाहर के ऐसे तत्व हैं जो व्यवसाय पर्यावरण कहलाते हैं, जो कि अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं या फिर खतरा पैदा कर रहे हैं। जैसे नई तकनीक आई, ऑनलाइन बिक्री का अवसर बढ़ा, तो ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी आई, है ना, अवसर मिला। नई प्रतियोगी कंपनी आई, तो ये खतरा है व्यवसाय के लिए। सरकारी सब्सिडी मिल रही है, तो विस्तार हो रहा है जिससे बिजनेस का, तो ये क्या, एक अवसर है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस कैसा है, डायनेमिक है, गतिशील है, तो चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, मतलब चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये गतिशील है, लगातार बदलता रहता है। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय पर्यावरण समय के साथ लगातार बदलता रहता है। मतलब व्यवसाय जिस वातावरण में काम करता है वो स्थिर नहीं रहता है। सरकारी नीतियां बदलती रहती है, तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उपभोक्ताओं के जो कस्टमर है उनके प्रेफरेंस बदलते हैं, फैशन बदलता रहता है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसको डायनामिक कहा गया है। ठीक है, जैसे पहले सीडी डीवीडी खरीदते थे, अब क्या हो गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजन आ गया। मतलब हम पिक्चर देखने के लिए सीडी खरीदने जाते थे, डीवीडी खरीदने जाते थे, अब क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरीके के, इस तो क्या है, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, वैसे वैसे व्यवसाय भी बदलता गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायनामिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स, कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटररिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो व्यवसाय पर्यावरण कई आपस में जुड़े हुए तत्वों से मिलकर बना होता है ना। इसके जितने भी तत्व है आपस में जुड़े, मतलब मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे व्यवसाय पर एक साथ आर्थिक रूप से भी इफेक्ट होता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, पॉलिटिक, टेक्निकल, कानूनी, लॉ भी इस पे, तो ये सब तत्व क्या है, इन सबका प्रभाव पड़ता है, जिससे इसे समझना जटिल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब हर पहलू को देखना पड़ेगा। बिजनेस करते वक्त क्या है, हमें आर्थिक रूप से भी देखना पड़ेगा कि क्या 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 गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, सोशल, जो जिस समाज में रह के हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके आसपास को भी देखना होगा। पॉलिटिकल, राजनीतिक, जो इसमें क्या क्या हर बार सरकारें बदलती रहती है, जिसके कारण भी नीतियां बदलती रहेगी। तकनीक, टेक्नोलॉजी बदल गई, है ना, लॉ क्या लग रहे हैं, तो इन सबको समझते हुए बिजनेस हमें करना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। अनसर्टेन, तो ये डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस, अब ये अनसर्टेन भी होता है। तो व्यवसाय पर्यावरण में होने वाले जो भी भविष्य के बदलाव का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है। ये मतलब भविष्य में जो भी बदलाव हो रहे हैं हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि
क्या होगा, अनसर्टेन, आगे जाके क्या होगा, वो तो सब इन फ्यूचर में होना है। तो कोई भी व्यवसाय ये पूरी तरह नहीं जान सकता है कि आगे क्या परिवर्तन होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोविड कोविड में क्या, जिससे क्या हुआ, कई व्यवसाय बंद हुए, तो ये किसी ने क्या अजम्पशन लगाया था कि ऐसा कोई कोविड महामारी आएगी? ठीक है, अचानक आई है, इससे व्यवसाय बंद हुए, नए व्यापार खुले ऑनलाइन, तो इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की थी किसी ने। तो ये क्या है, अनसर्टेन है। मल्टीफेसेटेड, बहुआयामी, सेम फैक्टर्स अफेक्ट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंटली। अब क्या होता है कि जो फैक्ट्स है, अलग अलग व्यवसाय पे अलग अलग तरीके से इनका प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई चेंजेस आ रहा है एक व्यवसाय के लिए, एक बिजनेस के लिए तो वो लाभदायक है, लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे पेटीएम, फोन पे, ये क्या है, डिजिटल भुगतान बढ़ा, तो इससे क्या है कि एक इस तरीके के अवसर बढ़े, इसके लिए तो बेनिफिट है। ये टेक्नोलॉजी जो डिजिटल भुगतान का जो बढ़ना हुआ, ये तो बेनिफिट है एक तरीके से पेटीएम, फोन पे के लिए। लेकिन जो चेकबुक व्यवसाय वाले जो थे, ऐसे बिजनेस जहाँ पे चेकबुक लगती थी और पूरी ऐसी प्रोसेस होती थी बैंक से, तो वहां पर ये क्या है, चेकबुक व्यवसाय के लिए ये नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव, सापेक्ष, डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मतलब व्यवसाय पर्यावरण क्या है, स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है। एक ही समय में अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में क्या हो सकता है, व्यवसाय का वातावरण अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेबर, लेबर जो है भारत में क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, सस्ता उपलब्ध है। और अगर तुम अमेरिका में देखोगे तो वहां पे ये जो लेबर है वो महंगा है। तो यहाँ पे क्या, दोनों देशों का व्यवसाय पर्यावरण अलग अलग है, इसलिए ऐसी अलग अलग कंडीशनें हैं। तो ये सापेक्ष है, डिफर करता है स्थान और समय के हिसाब से। बियॉन्ड कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर है, फर्म्स कैन नॉट कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब व्यवसाय पर्यावरण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अनुसार ढलना पड़ता है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो जैसे लॉ है, सरकार की नीतियां हैं, तो हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब जो बन गया है, जो कानून बन गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा हमको, हमारे बिजनेस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सरकार की नीतियां जो लगी है, सामाजिक परंपराएं जो भी है, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें, बल्कि उन्हें अपनाना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जीएसटी बढ़ा दिया अगर गवर्नमेंट ने, तो व्यापारी ये क्या कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकता है ना जीएसटी को, उसको दे, जीएसटी के लिए करना ही पड़ेंगे सारे प्रोविजन। तो उसको अपनी कीमत की नीति में बदलाव करना पड़ेगा, ना कि जीएसटी बदल सकता है वो। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो ये नियंत्रण से बाहर है, इस प्रकार से, है ना, वो उस कंट्रोल से बाहर है। फिर इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंधित, चेंज इन वन फैक्टर्स अफेक्ट अदर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे तत्व जो होते हैं, सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक तत्व में बदलाव होने से अन्य तत्व भी प्रभावित होता है। जैसे मान लो अगर सरकार क्या है, इनकम टैक्स कम कर दे, है ना, तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल फैक्टर, ये फैक्टर जो है, तो लोगों की क्या होगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो यहाँ इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा। और मांगे बढ़ेगी तो ये मार्केट फैक्टर आ जाएगा। तो एक चीज में चेंज, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक में बदलाव होता है तो दूसरे भी प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है इंटर रिलेटेड है, मतलब ये आपस में सारे फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, एक के बदलाव से दूसरों पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिजनेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये हम ऐसी टेक्निक्स है कि मतलब इसका जब अगर हम अध्ययन करते हैं ना, जब इसमें स्टडी करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो हमको ये समझ में आएगा कि कौन से परिवर्तन से अपॉर्चुनिटी ला रही है, और जो कौन से ऐसे परिवर्तन है जो हमारे लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं, है ना। तो इसके अध्ययन से पता पड़ता है। तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये योजना निर्माण में सहायक होता है। जब व्यवसाय को अपने पर्यावरण की सही जानकारी होती है, तो वो क्या कर सकता है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग बना सकता है, सही नीतियां अपना सकता है, उचित स्ट्रेटेजी, मतलब जो रणनीति है उसको बना सकता है। तो ये क्या कर रहा है, प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हम सहायक होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाता है।
तो यहाँ पे क्या पर्यावरण के अनुसार जब हम ढलने लगते हैं तो व्यवसाय की कार्यकुशलता, गुणवत्ता वगैरह प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनियों ने नई तकनीक और बेहतर कैमरा फीचर अपनाए, तो बाजार में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बनी रही। मतलब उनको चेंजेस लाते रहना पड़ते, तो प्रतिस्पर्धा बनी रहती, तो हर कोई अपने अपने उसको बेहतर करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ लगा करता रहता है। तो परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर नहीं फीचर्स में चेंजेस लिया तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस और उसके जो कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मकता जो है बढ़ाते रहना, इम्प्रूव करते रहना पड़ेगी। इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अस्तित्व विकास सुनिश्चित करता है ये। तो जो व्यवसाय समय के साथ मतलब पर्यावरणीय बदलाव को अपनाता है, जो पर्यावरण के बदलाव है उनको अपना रहा है, तो वही क्या है, लंबे समय तक जीवित रहेगा, वही सर्वाइवल कर सकता है और निरंतर विकास करता है, वही ग्रोथ कर सकता है जो पर्यावरण में जो बदल रहे हैं सब कुछ उसको अपनाता जाता है। अगर दुकानदार डिजिटल पेमेंट नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, वहां पे पेमेंट, क्योंकि आजकल क्या कैश लेकर चलना लोग कम प्रेफर करते हैं। अब जो लोग आज की जनरेशन है वो ज्यादातर आपको डिजिटल, पुराने लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे, वो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जो आज की जनरेशन है हर जगह आपको डिजिटल पेमेंट करते हुए दिखेंगे। तो अगर शॉपकीपर अगर डिजिटल पेमेंट वाली जो कंसेप्ट है ये नहीं अपनाएगा, ये वे नहीं अपनाएगा, तो क्या होगा, वो टिका नहीं रहेगा। क्योंकि फिर कोई भी फिर उसकी शॉप पे जाना पसंद नहीं करेगा, अरे वो तो कैश ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आज भी टिके रहने के लिए क्या है, डिजिटल पेमेंट उसको अपनाना होगा। फिर हेल्प्स इन रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, संसाधनों का उचित उपयोग करता है। तो जो व्यवसाय पर्यावरण की जिसको भी समझ है, जो भी इसको अध्ययन करता है, जिसको समझ में आता है, तो वो पैसों का, लेबर का, मशीन का, समय का सही और प्रभावी उपयोग कर सकता है, वो तो भी संभव कर सकते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस क्या होंगे, धन होगा, लेबर होंगे, मशीन जो हमारे बिजनेस में लग रही है, और सबसे बड़ा जो समय है उसका सही और सही समय पे सही डिसीजन लेके सही और प्रभावी उपयोग कर सकता है। जैसे अगर डिमांड कम है तो क्या हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, कच्चे माल की और पैसे की बर्बादी रोकी जा सकती है। अगर डिमांड कम है और फिर भी प्रोडक्शन किया जा रहा है तो कच्चा माल भी लगेगा, उस पर पैसा फालतू खर्च होगा। ठीक है, माल भी और पैसा दोनों खर्च होगा, फिर उसको रखने के लिए जगह तो वहां पैसा और ज्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अब व्यवसाय और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा है, तो business and environment are interdependent. Business depends on environment for resources, inputs and opportunity, while environment is affected by business activities. तो व्यवसाय और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यवसाय संसाधनों एवं अवसरों के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है, वहीं व्यवसाय की गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो कैसे, जैसे मतलब न तो पर्यावरण जो है, व्यवसाय जो है पर्यावरण के बिना चल सकता है, नहीं पर्यावरण जो है वो व्यवसाय की गतिविधियों से अछूता रह सकता है। जैसे अगर कोई रिसोर्सेस है, भूमि है ना, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कच्चा माल है, तो ये संसाधन है, रिसोर्सेज है, तो ये व्यवसाय को जो पर्यावरण से मिलती है। ठीक है, ये चीजें कहाँ, फैक्ट्री को कच्चा माल जो भी मिलेगा, मजदूर है, समाज से मिलेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण से मिलते हैं हमको। ठीक है, अब है इनपुट, अब जो प्रोसेस होगी बिजली से तकनीकी मशीनें, परिवहन, तो ये उत्पादन निर्भर करता है। फिर अपॉर्चुनिटी आती है, नई तकनीक बदलती है, उपभोक्ता पसंद, तो ये सब चीजें क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो हमें मतलब बिजनेस को क्या है, रिसोर्सेस कहाँ से मिल रहा है, पर्यावरण से मिल रहा है। बिजनेस को जो भी बिजली चाहिए, तकनीक, जो भी तकनीक है, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण से मिल रहा है ना, मशीनें, परिवहन, ये सब उपलब्धता जो हो रही है पर्यावरण से बिजनेस को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज, जैसे नई तकनीक आई, बदलती उपभोक्ता पसंद है ना, तो इससे क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज हो रही है, तो ये भी क्या है, पर्यावरण से ही बिजनेस को मिल रहा है। अब जो इन्वायरमेंट पर
बिजनेस एक्टिविटीज का क्या प्रभाव होता है। तो अब अगर बिजनेस अच्छा हो रहा है, रोजगार सृजन होता है, आय में वृद्धि होती, नई नई फैक्ट्री खुलने से क्या है, जो लोकल लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको क्या है, नौकरियां मिलती है, तो आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मतलब बिजनेस का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ा। फिर सामाजिक प्रभाव देखा जाए, सामाजिक प्रभाव में क्या, जीवन शैली अच्छी होती है, उपभोग की आदतें बदलती है। जैसे फास्ट फूड जो इंडस्ट्रीज है, तो खान पान की आदतें बदल दी है, तो ये एक सामाजिक प्रभाव पड़ गया। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण हो रहा है, संसाधनों का दोहन हो रहा है। ठीक है, तो जल और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये क्या है, प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है बिजनेस एक्टिविटीज का। तो इस तरीके से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसको पर्यावरण से क्या क्या मिलता है, रिसोर्सेस मिलते हैं, इनपुट्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहीं जो व्यवसायिक गतिविधियां है उसका प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। इस तरीके से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्ट्स बोथ एज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या बोला है कि अवसर भी बोला गया, थ्रेट भी बोला गया। तो अवसर कैसे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है जो, ठीक है, जैसे नई तकनीक आई है ना, तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या, उत्पादन तेज होता है, लागत कम हो जाती है, जो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता वो सुधरती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि सरकारी नियंत्रण कम होता है, होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और व्यवसाय को नए नए बाजार और निवेश के अवसर मिलते हैं। तो यहाँ लिबरलाइजेशन की वो ग्लोबल रूप से भी काम कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से जैसे विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश करना, भारतीय कंपनियों का जो है वो विदेशों में विस्तार हो रहा है। तो ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो ग्राहकों की क्या है, रुचि बदल रही है, पसंद बदलती जा रही है, तो उससे नए उत्पादों की मांग पैदा होती रहती है। तो यहाँ पे भी नए नए उत्पादन चाहिए, नए नए उत्पाद चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अब खतरा कैसे है, इंटेंस कंपटीशन। अब खतरा इस तरीके से कि तीव्र प्रतिस्पर्धा हो रही है, कि बाजार में प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ रही है, जैसे मुनाफा कम होता है, व्यवसाय पर दबाव बढ़ता है। अब कंपटीशन इतनी हो गई तो क्या क्या थ्रेट्स है, पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि आपको आपका मार्जिन कम रखना पड़ेगा, प्रॉफिट का। आप वही प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट कम होगा, है ना। व्यवसाय पर दबाव पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतनी है, तो थोड़ा दबाव में काम करना पड़ता है, फ्रीली नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल कंपनी है, अब उनके हर जगह अलग अलग प्राइस हो, तो जो सबसे अच्छा प्राइस और बेस्ट फीचर जो देगा उसका ग्रो करेगा। तो यहाँ पे यही डर है कि हमें बेस्ट अच्छे फीचर देना है, कम कीमत पे देना है, तो ये क्या एक थ्रेट है। ठीक है, और छोटे दुकानदारों के लिए ये और सबसे ज्यादा थ्रेट होगा। फिर है फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस, बार बार नीतिगत परिवर्तन होते हैं, नीतियां बदलती रहती, तो सरकार की नीतियों में बार बार बदलाव होने से क्या होता है, व्यवसाय की योजनाएं भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे जैसे जीएसटी की दर बदल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियां, पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक थ्रेट एक तरीके से, क्योंकि इसका इफेक्ट बिजनेस पे आने वाला है। फिर इकोनॉमिक रिसेशन होना है ना, आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी के समय क्या है, लोगों की आय घट जाती है ना, मांग कम हो जाती है और व्यवसाय की बिक्री फिर गिरने लगती है, तो ये भी एक थ्रेट है। जैसे मंदी के दौर में क्या है, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट की बिक्री क्या है, घट जाती है, तो ये एक थ्रेट हो गया। फिर लीगल रेस्ट्रिक्शंस है, तो सरकारी जो गवर्नमेंट के कानून, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस पे एक तरीके से बर्डन ही होता है, क्योंकि उनको फॉलो करना है। अब नहीं करने करेंगे तो पेनल्टीज भारी लग जाएगी। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होगा उद्योगों को, जिससे क्या क्या उद्योग की लागत बढ़ाता है ये। ठीक है, कहीं कहीं लाइसेंसेस लेना पड़ती है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, तो उस क्राइटेरिया पे काम करना पड़ता है, जिससे लागत भी बढ़ जाती है ना। और फिर लेबर जो एक्ट है उनका भी पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं इसमें, तो ये इस तरीके से ये थ्रेड भी है।
नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स है, जो घटक है ना, तत्व या घटक कंपोनेंट्स के लो, तो ये दो टाइप के, एक इंटरनल है ना, इंटरनल, और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको दो फिर बाइफर्केशन मिल जाएंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल इन्वायरमेंट देख लेते हैं। तो आंतरिक पर्यावरण क्या होता है? तो आंतरिक पर्यावरण ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो हमारा बिजनेस है, जो संगठन है, उसके भीतर मौजूद होते हैं। ये इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर, है ना, तो संगठन के भीतर मौजूद होते हैं और जिन पर व्यवसाय का सीधा नियंत्रण होता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस क्या डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे अगर अगर बिजनेस की जो कार्य क्षमता है ना, ये जो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस की कार्य क्षमता और सफलता को सीधे प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज को ले लो, एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ होगी। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पैसा सब बर्बाद होगा, तो यहाँ पे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इंटरनल क्षमता को बढ़ाता है और उसी क्षमता से के साथ सफलता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। और कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी जो होते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य जो होते हैं, वो भी व्यवसाय को के कंपोनेंट्स में आते हैं कि जो उद्देश्य और लक्ष्य क्या बताता है व्यवसाय का, कि क्या हासिल करना चाहता है व्यवसाय, किस दिशा में आगे बढ़ना है। स्पष्ट उद्देश्य होने से क्या हो सकता है, निर्णय लेना, योजना बनाना आसान हो जाता है। तो ये इंटरनल, अगर बिजनेस ने जो व्यवसाय है उसने अगर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं, गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको उस लाइन में उस हिसाब से निर्णय लेने, योजना बनाने का काम आसान हो जाता है, जिससे क्या बिजनेस प्रॉपर चलता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का टारगेट क्या है कि मुझे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है लेकिन कम कीमत पर देना है, तो अब वो क्या करेगा, अपनी जो प्रोडक्शन नीतियां हैं, जो उसकी मार्केटिंग रणनीतियां हैं, वो उसी प्रकार की बनाएगा कि उसको ये ऑब्जेक्ट फुलफिल करना है ना। तो ये इसका कंपोनेंट है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रबंध संरचना से तात्पर्य क्या है कि अधिकारों को बांटना, है ना, जिम्मेदारियों का निर्धारण करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया। अगर अच्छी संरचना से काम करना है तो ये सब प्रॉपर होना चाहिए। अच्छी संरचना से काम सुचारू रूप से होता है। तो अगर इसके प्रॉपर अधिकार बांटे गए हैं, जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है और पूरी प्रोसेस डिसाइड है निर्णय लेने की, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, तो जिससे क्या होगा, काम सुचारू रूप से चलेगा। मतलब अगर कंपनी में जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, जो एम्प्लॉय है, अगर उनके रोल डिसाइड कर दिए, क्लियरली स्पष्ट है, तो उन्हें पता होगा कि हमें क्या काम करना है, तो किसी भी प्रकार का उनमें कॉन्फ्लिक्ट या भ्रम पैदा नहीं होगा और टकराव नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा काम अच्छे से व्यवस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में क्या आते हैं, मानव संसाधन में जो आएंगे, एम्प्लॉयज आ जाएंगे, है ना, ऑफिसर्स आ जाएंगे, अधिकारी जो कंपनी के, मैनेजर आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है, मानव है ना। तो इनकी योग्यता और कुशलता, कौशल, जो भी अनुभव, जो भी स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो सब इसमें शामिल होता है ह्यूमन रिसोर्सेस में। अब अगर ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से योग्य है, कुशल है, एक्सपीरियंस है इनको काम करने का, तो क्या कर्मचारी ये व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। मतलब कर्मचारी जो एम्प्लॉय है वो व्यवसाय की सफलता की चाबी होते, कुंजी होती है एक तरीके से। मतलब आईटी कंपनी है मान लो, और उसमें अगर वो अच्छे प्रोग्रामर रखेंगे, अच्छे उसके जो एम्प्लॉय है वो अच्छे प्रोग्रामर है, तो वो क्या है, बेहतर सॉफ्टवेयर बना के देगी कंपनी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति। मतलब जो कॉर्पोरेट है वहां का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसके भी ये भी इफेक्ट करता है बिजनेस पे। जैसे कार्य करने का तरीका कैसा है, वैल्यूज क्या है कंपनी की, है ना, उसमें क्या बिलीव्स है, क्या परंपराएं अपनाई जाती है, तो ये भी सब कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, एक मनोबल देने के लिए एक रास्ता देता है। मतलब अगर कंपनी में क्या टीम वर्क, ईमानदारी और नए नए प्रोडक्ट बनाने का इस तरीके से चीजों को महत्व दिया जाता है, तो कर्मचारी में भी वही चीज आएगी, है ना, वो भी अधिक उत्साह से काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर भी बिजनेस को इफेक्ट करता है इंटरनल। ये सब इंटरनल
तत्व हैं जो बिजनेस को किस तरीके से क्या भूमिका निभाते हैं ये बताता है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, भौतिक और वित्तीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन में क्या होगा, मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगे, उपकरण वगैरह ये शामिल होंगे। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसमें क्या होगा, कैपिटल है, कैश है, डेप्थ वगैरह ये सब शामिल होते हैं। तो ये अगर पर्याप्त संसाधन है से उत्पादन और विस्तार संभव हो पाता है। मतलब अगर कंपनी में जो फैक्ट्री है उसमें प्रॉपर मशीनें, नई नई मशीनें हैं, पर्याप्त पूंजी है, तो क्या होगा, जो उत्पादन है वो तेज होगा और लागत कम होती जाएगी। तो ये भी इस तरीके से ये इंटरनल कंपोनेंट्स है जो बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जो आंतरिक पर्यावरण के तत्व क्या है, व्यवसाय का सीधा नियंत्रण होता है यहाँ पे। जैसे कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, मैनेजर जो स्ट्रक्चर है, तो ये खुद कंपनी तय करती है। तो यहाँ पे इसका इंटरनल फैक्टर्स जो है डायरेक्ट कंट्रोल पॉसिबल होता है कंपनी का, उसको नियंत्रित करने का। हेल्प्स इन इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट, तो क्योंकि खुद के हाथ में है ना, तो यहाँ पे आंतरिक पर्यावरण को सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और लागत घटाई जा सकती है, गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉयज है उनको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्या है, ये इफिशियंसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट इस तरीके से बिजनेस को के साथ होता है ना। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि संगठन के बाहर होते हैं और जो व्यवसाय के निर्णयों, नीतियों और कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, इन पर व्यवसाय का सीधा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो छोटे लेवल पे होंगे, है तो सही आउटसाइड बिजनेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के, लेकिन ये छोटे लेवल के। और मैक्रो जो है वो बड़े लेवल के, है ना, जिस पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो सकता। तो माइक्रो में क्या क्या आ जाएगा कंपोनेंट्स में, जैसे कस्टमर है ना, तो माइक्रो में आ जाएगा हमारे कस्टमर। जैसे कस्टमर उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं, तो उनकी पसंद, उनके इनकम, उनके सेटिस्फेक्शन, इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का चाहते हैं, तो कंपनी के उस अनुसार उत्पादन करेगी, उस अनुसार प्रोडक्ट बनाएगी। तो इस तरीके से कस्टमर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं बिजनेस में। सप्लायर, क्योंकि जिससे हम कच्चा माल लेते हैं, आपूर्तिकर्ता जो है मशीनें लेते हैं, इनपुट्स जो लेते हैं, अगर वो टाइमली उपलब्ध करा देते हैं, तो यहाँ पर भी मतलब ये सप्लायर भी इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। अगर वो टाइमली अगर सामान नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा उत्पादन रुक जाएगा। टाइमली देते हैं तो इफिशिएंटली हमारा काम होता है। तो सप्लायर भी इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स, प्रतिद्वंदी जो है। प्रतिद्वंदी कौन होगी, सेम कंपनियां जो उसी प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा रही है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है कि हमको उनकी कंपटीशन में काम करते रहना पड़ेगा, है ना। अगर जहाँ हमने कुछ मिस्टेक की कि पीछे रह जाएंगे और हमारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा बराबर ध्यान रखते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, बिचौलिए जो बीच में होते हैं ना, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया। तो इनको डील जो उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराते हैं, तो इनको भी ये भी मदद करते हैं ग्राहक तक पहुंचाने में। जो मैन्युफैक्चरर है उसको ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये भी इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे। फिर है पब्लिक, जनता। तो जनता में क्या है, मीडिया, लोकल कम्युनिटी जो है, बैंक है, सरकारी संस्थाएं, ये सब शामिल होती है जो व्यवसाय की छवि को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से माइक्रो जो है, इस प्रकार के जो कंपोनेंट्स है वो बिजनेस को सूक्ष्म तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब मैक्रो एनवायरनमेंट जो बड़े लेवल का है, इकोनॉमिक, जिसका इफेक्ट ये माइक्रो जो है पर्टिकुलर हमारे ही बिजनेस को इफेक्ट करेगा, है हमारे बिजनेस का आउटसाइड, लेकिन इस टाइप का जो है इफेक्ट करेगा सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को करेगा, जो इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है। लेकिन मैक्रो क्या है, इस इन्वायरमेंट के भीतर रहने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज आएगी उस पर इफेक्ट पड़ता है उसका, है ना। तो मैक्रो
मैक्रो इन्वायरमेंट में आ जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इससे आर्थिक रूप से जो भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे, जिसमें इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब आती है ना। तो जैसे इन्फ्लेशन, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ने से क्या है, लोग कम खरीदी करते हैं जिससे बिक्री घटती है, ये इफेक्ट करती है। इनकम लेवल, लोगों की अगर आय का स्तर अगर अच्छा है वो भी प्रभावित करता है। अच्छा, अगर क्रय शक्ति बढ़ती है तो क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन की मांग बढ़ती है, मतलब वो प्रोडक्ट की मांग करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से इनकम लेवल भी इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पॉलिसी आर्थिक नीतियां, सरकार की नीतियां होती है, व्यवसाय को प्रोत्साहन और बाधा दे सकती है। तो स्टार्टअप की नीति है, नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक नीतियां। सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो मतलब भारत में क्या है, त्योहार होते हैं ना, रीति रिवाज और परंपराएं, बहुत त्योहार होते हैं, तो कपड़ों मिठाइयों की मांग बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चलता है। एजुकेशन लेवल भी इफेक्ट करता है, तो शिक्षित उपभोक्ता क्या है, वो अच्छी गुणवत्ता और ब्रांड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लाइफ स्टाइल भी इफेक्ट करती है, जैसे जीवन शैली, तेज जीवन शैली से क्या है, रेडी टू ईट फूड की मांग बढ़ती जा रही है। तो ये भी सोशल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राजनीतिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर स्थिर सरकार रहेगी तो निवेशक, जो इन्वेस्टर है, वो भरोसा करेगा, उसका भरोसा बढ़ता है। फिर जो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी है, कानूनी सरकारी विचारधारा है, तो वो भी इस पर, बिजनेस पे इफेक्ट करती है। जैसे समाजवादी नीति है तो अधिक सरकारी नियंत्रण हो जाएगा, और अगर लिबरलाइज नीति है तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। तो ये चीज भी पॉलिटिकली, जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस को इफेक्ट करती है। फिर लीगल इन्वायरमेंट, तो बिजनेस लॉज जो भी है, अब कंपनी एक्ट लागू हो रहा है तो उसको, कंपनी को चलाने के लिए कंपनीज एक्ट लागू करना होगा, तो यहाँ पे उसी तरीके से वो नियंत्रित होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, तो यहाँ पे उपभोक्ता का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राहकों के अधिकार को सुरक्षित करना होगा। तो यहाँ पे ये भी इफेक्ट करती है, हमें उसी के अनुसार काम करना होगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तकनीकी बदलती रहती है, जैसे स्मार्टफोन तकनीक, जैसे नवाचार आया है ना, इनोवेशन जो हुआ, तो इनोवेशन कैसा है, स्मार्टफोन आए ना, तकनीक में कई नए व्यवसाय पैदा हो गए इस कारण। तो टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट करती है। ऑटोमेशन, स्वचालन, मशीनों से उत्पादन तेज और सस्ता होता है, तो इस पर ज्यादा फोकस होने लगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, तो अंतरराष्ट्रीय, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो है, तो अगर आयात शुल्क बढ़ने से क्या है, विदेशी उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो बाहर से सामान लाके उस हिसाब से बन रहा है, तो अगर ऐसे बिजनेस आयात शुल्क बढ़ गया है तो सामान महंगा हो जाएगा। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो भारतीय कंपनियों को क्या है, विदेशी कंपनियों का भी मुकाबला करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाह्य पर्यावरण भी व्यवसाय के बाहर मौजूद है ना। वे सारे तत्व हैं वैसे, जो कि बिजनेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। और बिजनेस को क्या है, उनके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके।